हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन यानी कि टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए हम लोग आज का जो सभी प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को मैंने इतना विस्तार पूर्वक समझाया है कि ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में एक ही बार में छप जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो 30 प्रश्न जो हम कह रहे हैं, ये तो सिर्फ 30 प्रश्न जो हैं वह सिर्फ कहने को 30 प्रश्न है। मैं इसी वीडियो में ही आपको 60 से 70 प्रश्न बिल्कुल एकदम सरलता पूर्वक आपको समझा दूंगा। तो बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है पानी में डूबी हुई पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण में से ऐसा प्रतिभासित होता है। तो दोस्तों, जब पानी में डूबी हुई जो लकड़ी होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, यह किस कारण ऐसा होता है? तो ऐसा किस कारण से प्रतिभासित होता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन ही वह कारण है जिससे पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है मुड़ी दिखाई देती है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देख लेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है दोस्त? तो प्रकाश का एक मैं आपको सिंपली एक फिगर में बना दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊं तो अच्छा लगेगा वो। ये एक मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया, ये एन लंब हो गया, ये हो गई आपको आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। यहां पर हो गई अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग लिख देंगे माध्यम 1, और ये माध्यम सेकंड हो जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ ओरिजिन हो गया, ये जो एंगल हो गया ये एंगल इसको आई से डिनोट कर लेंगे, और यह जो एंगल है इसको आर से डिनोट कर लेंगे। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, पहले तो इसको देख लेंगे कि इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो इंग्लिश होता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसको? प्रकाश के अपवर्तन को। तो इसमें क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय वह थोड़ी सी अपने दिशा से मुड़ जाती है, यानी कि थोड़े से अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है। देखिए, यहाँ से ये जो हुआ, ये आपतित किरण जो आ रही है, ये माध्यम 1 में है। जैसे ही माध्यम 2 में आई इधर, इसको मैं रेड पेन ले लूं, जैसे ही ये माध्यम 2 में आई, तो देखिए ये थोड़ा सा जो है ये विचलित हो गई, ये सीधा आ रही है लेकिन ये इधर थोड़ा सा विचलित हो गई। तो यही जो विचलन है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन देख लिए हम लोग, तो प्रकाश का अपवर्तन देख लिए, तो प्रकाश का परावर्तन भी देख लें। प्रकाश का परावर्तन भी हम लोग देख लें कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। तो इसका जब होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तथा वह किरणें उस वस्तु की सतह से टकरा कर लौट जाती है, तो यह जो घटना है इसको प्रकाश का परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझ लेंगे। एक मैं आपके लिए एक समतल दर्पण बना दूं, ये जो है समतल दर्पण हो जाएगा, इसको मैं अच्छे से बना दूं।
ये ये समतल दर्पण हो गया। सपोज कीजिए यह जो हो गया अभिलंब हो गया। ये डायग्राम मैं इसलिए बता दे रहा हूँ दोस्तों कि डायग्राम के माध्यम से जब भी हम अगर कोई चीज पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो थोड़ा सा ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। ये एंगल आई हो गया और यह आर हो गया। यह जो किरण हो गई ये आ रही है तो यह हो गई, ये आपतित किरण हो गई। क्या हो गई? यह आपतित किरण हो गई। यह जो हो गई नीचे वाली, यह परावर्तित किरण हो गई। क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो यही ना कह रहा है दोस्त, जो प्रकाश का परिवर्तन है क्या कहलाता है? तो प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु यानी कि यहाँ पर समतल दर्पण हो गया, ये जो वस्तु हो गई, किसी वस्तु पर पड़ती है तथा वह किरणें उस वस्तु की सतह से या उस वस्तु से मुड़कर जो है वह लौट आती है, यानी कि उसकी सतह से टकरा कर लौट आती है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपतित किरण ये समतल दर्पण पर टकरा रही है इसकी सतह पर और यही से ये लौट कर परावर्तित हो जा रही है। तो यही जो घटना है इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे में ध्वनि तरंगे हैं। पराश्रव्य तरंगे वो ध्वनि तरंग हैं जिसकी आवृत्ति जो होती है क्या होती है? तो पराश्रव्य तरंगे क्या कहलाता है दोस्तों? तो पराश्रव्य तरंग के पहले हम लोग देख लेंगे। तो पराश्रव्य तरंग जो हो गया इसी को हम लोग पराश्रव्य तरंगे ये क्या कहलाती है? इसी को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। तो पराश्रव्य तरंगे क्या कहलाती है? जिस तरंगों का जो आवृत्ति है वह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो गई, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो गई, तो वो जो तरंगे हो गई क्या कहलाएगी दोस्तों? तो वह पाराश्रव्य तरंगे कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पाराश्रव्य तरंग कहलाएगी। तो यही देख लीजिए आंसर जो दिया हुआ है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, उसको क्या कहते हैं? पाराश्रव्य तरंगे कहते हैं। जब पाराश्रव्य तरंगे हम लोग देख लिए तो यहाँ ही एक आता है अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग जो हो गया यानी कि इसको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव हम लोग कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक वेव देख लेंगे। इंफ्रासोनिक वेव क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर जो इंफ्रासोनिक वेव में क्या होता है, इसकी जो आवृत्ति होती है, इंफ्रासोनिक वेव की जो आवृत्ति होती है यानी कि अवसरब तरंगे की जो आवृत्ति होती है, यह क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से ये 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाती है। 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाती है किसकी? इंफ्रासोनिक वेव की जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाती है, उसी को हम लोग अपश्रव्य तरंग कहते हैं। तो अब तो पराश्रव्य देख लिए, अपश्रव्य देख लिए, एक तीसरा जो बच जाता है वो होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल वेव भी कहते हैं। ऑडिबल वेव यानी कि श्रव्य तरंगे। तो इसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों, यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। किसकी आवृत्ति? ऑडिबल वेव की। और यही ऑडिबल वेव जो है दोस्तों, यह मानव का जो कान है, मानव का कान जो है सुनने में सक्षम होता है, सुनने में सक्षम होता है। तो मानव मानव कान का जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। लेकिन 20 हर्ट्ज से जो नीचे होगा वो भी नहीं सुनेगा और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा वो भी नहीं सुनेगा। तो ये दोनों जो हो गई, इससे नीचे हो गई तो वो इंफ्रासोनिक हो जाती है 20 हर्ट्ज से, और इससे ऊपर हो गया तो वो अल्ट्रासोनिक हो गई, यानी कि पराश्रव्य तरंगे हो गई। तो दोस्तों मेरा इसी तरह का जो एम रहता है कि आपको मैं इतने अच्छे तरीके से समझा दूं कि आपको बिल्कुल वो कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इसी तरह हम लोग इंटरेक्टिव माध्यम से, एकदम इंफॉर्मेटिव माध्यम से हम लोग जो आज
जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको इसी तरह डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एसके ग्लोबल क्लासेज पर आप लोग नए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब को कर लेने से होगा यह कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है दोस्तों? तो यह एक घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि इसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग इसी को कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरण ही जो है यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा रंग ला देती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? अगर इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो ये होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो उस माध्यम में जो उपस्थित धूल कण जो होते हैं या अन्य अशुद्धियां जो होती हैं, उसी के कारण वो प्रकाश अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है उसको। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या होगा जाएगा? जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, किसी माध्यम से होकर गुजरता है, ठीक है, तो माध्यम में जो धूल कण होते हैं, माध्यम में जो धूल कण हो गए या अशुद्धियां हो गई या अन्य अशुद्धियां जो हो गई, वही माध्यम की बात कर रही है, तो इनके कारण, अशुद्धियों के कारण प्रकाश अवशोषित हो जाता है। प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है किनके द्वारा? ये धूल कण और अन अशुद्धियों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषण करके उनको अवशोषण करके इसे सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, यानी किसी भी माध्यम से जब होकर प्रकाश गुजरता है, तो उस माध्यम में निश्चित ही कुछ धूल कण होंगी, कुछ अशुद्धियां होंगी। उसके कारण जो प्रकाश जो है, प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है किनके द्वारा? ये धूल कण और अशुद्धियों के द्वारा जो है प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषण करके इसे सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है, यानी डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन देख लिए, एक दो क्वेश्चन इससे जो बनता है उसको भी हम लोग यहीं पर देख लें। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों, यह जो बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन जो होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है, यह सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और जो लाल रंग होता है, ये लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। ये सबसे कम हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? यानी कि जब दूध को हम लोग मथते हैं तो उससे क्रीम अलग हो जाती है। तो यह किस बल के कारण होती है दोस्तों? तो यह जो होती है दोस्त, यह अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। किसके कारण होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लें। तो उपकेंद्रीय बल वह होता है जो जिसके कारण जो कोई गतिशील वस्तु जो है वो केंद्र से भागने की प्रवृत्ति उसमें हो जाती है। अपकेंद्रीय बल में क्या हो जाता है? किसी गतिशील वस्तु किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति, केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति, ठीक है, हो जाती है।
केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, किसमें? अपकेंद्रीय बल में। और यह वो आभासी बल होता है, यह जो होता है अपकेंद्रीय बल, यह आभासी बल होता है। क्या होता है? आभासी बल होता है, ठीक है? और यह काम तो अभिकेंद्रीय बल की तरह ही करता है जो अपकेंद्रीय बल है, लेकिन इसके विपरीत काम करता है। क्या करता है? जो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा, अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करता है, कार्य करता है तथा ये विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यही जो हो गया अपकेंद्रीय बल हो गया। यानी कि अपकेंद्रीय बल वह होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, तथा यह आभासी बल होता है जो अपकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है तथा अपकेंद्रीय बल से विपरीत दिशा में यह कार्य करता है। इसी को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। अपकेंद्रीय देख लिए तो यहीं पर जो अभिकेंद्रीय जो है ये अभिकेंद्रीय जो है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो अभिकेंद्रीय बल क्या कहलाता है दोस्तों? तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चलती है, तो उस वृत्ताकार मार्ग में उस वृत्त के एक केंद्र पर यह बल कार्य करता है, उसी बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि इसको भी हम लोग थोड़ा सा लिख लें। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, ठीक है? तो क्या होता है कि तो उस पर कोई उस पर कोई एक बिंदु पर एक उस पर वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त के एक बिंदु पर केंद्र पर कार्य करता है, यानी कि एक बिंदु के केंद्र पर कार्य करता है। इसी को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग देख लिए कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो उस पर कोई एक वृत्त के केंद्र पर, यानी कि कोई एक वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के एक वस्तु के केंद्र, सॉरी यहाँ पर वृत्त के एक केंद्र पर ये जो बल कार्य करता है, इसी को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो जो लैंप होता है, अब तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब जो लैंप होती थी, अभी भी कहीं कहीं लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो लैंप की जो बत्ती होती है उसमें जो तेल होता है, वो किसके कारण ऊपर उठता है दोस्तों? यह जो होता है, यह केशिकीय घटना होती है। क्या होती है? यह केशिकीय घटना होती है, जिसके कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। जो केशिकीय घटना है, इसको हम लोग केशिकत्व भी कहते हैं, केशिकत्व भी कहते हैं, ठीक है? केशिकत्व जो हो गया, इसको हो गया। केशिकत्व क्या होता है? तो जब ये केश नली आप लोग जानते हैं? नहीं, तो इसको ही कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये हम लोग प्रयोगशाला में काफी बार देखे होंगे कैपिलरी ट्यूब को। तो कैपिलरी ट्यूब में द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को ही केशिकत्व कहते हैं। यानी कि केश नली में द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। केशिकत्व क्या हो गया कि जब कैपिलरी ट्यूब में द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना, इसी को हम लोग केशिकत्व कहते हैं। और इसी केशिकत्व घटना के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल जो है
ऊपर की ओर उठता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? तो यह कौन सा तापमान है दोस्तों जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो वो कौन सा टेम्परेचर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये -40 डिग्री ही एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों पर एक समान होता है। यानी कि एक समान यह दोनों मापक्रमों पर होता है। -40 डिग्री जो है इसी को हम लोग दोनों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापक्रमों पर एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जो है कम समय में क्यों पकता है? तो होता ये है दोस्तों, जब प्रेशर कुकर को हम लोग गैस या इंडक्शन किसी चीज पर बैठा देते हैं तो उसमें जो होता है बहुत अधिक दाब होने लगता है। यानी कि बहुत हाई प्रेशर बनने लगता है, हाई प्रेशर हो जाता है उसके अंदर जो होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, जिसके चलते है पानी का जो पानी जो है बहुत जल्द बहुत जल्द गर्म होकर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म होकर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है? किसका? पानी का अधिक दाब के कारण जो टेम्परेचर जो है गर्म होकर बहुत जल्दी उसका तापमान बढ़ जाता है। तो जब तापमान बढ़ जाएगा तो इसी के कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो आंसर देखेंगे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। यानी कि जब हाई प्रेशर होगा तो जो बॉइलिंग वाटर होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है, कम समय में पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो दोस्तों यह जो काले वस्त्र की बात कही जा रही है और श्वेत वस्त्र की, तो कभी भी हम लोग जब बाहर हम लोग घर से निकलते हैं, अगर बाहर काफी तेज धूप निकली हुई है, तो जो ये काले वस्त्र होते हैं, काले वस्त्र जो होते हैं, ठीक है? तो काले वस्त्र क्या करते हैं, यह जो होता है प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन जो सफेद वस्त्र जो है, ये सफेद वस्त्र जो है, यह प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। कौन? ये सफेद वस्त्र, ठीक है? तो यही जो मेन कारण होता है कि काले वस्त्र जो हो गई, प्रकाश की अवशोषित करने की जो ये प्रक्रिया है काले वस्त्रों के द्वारा, इसी के कारण हम लोग को गर्मी थोड़ा-सा अनुभव होता है। किसकी अपेक्षा में? तो ये जो सफेद वस्त्र हम लोग पहनेंगे, उसकी अपेक्षा में। सफेद वस्त्र पहनेंगे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की अनुभूति हम लोग की नहीं होती है। लेकिन वही काले वस्त्र हम लोग पहन लेते हैं, तो उसमें प्रकाश अवशोषित वो कर लेता है, वो परावर्तित नहीं करता है। जिसके कारण हमें जो काले वस्त्र जो है उसके मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल लगते हैं, यानी कि ठंडा वो प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। कौन? तो ये श्वेत वस्त्र, ये सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा जो पढ़ाने का तरीका आप लोगों का है वो कैसा लग रहा है? आशा करते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दे रहा हूँ और उसी क्वेश्चन के पास उससे जितने भी संबंधित डाउट है, मैं उसको वहीं पर दूर कर दे रहा हूँ। तो एक बार और मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पर, जो चैनल मेरा एसके ग्लोबल क्लासेज है, उस पर विजिट कीजिए। उस पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, उसको भी जाकर वहां से देख लीजिए। उसमें करंट अफेयर हो गई, भारत में अभी कौन राज्यपाल हैं, वहाँ के कौन अभी करंट में मुख्यमंत्री हैं, भारत की नदियां हो गई, तो ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। तो इस सब जितना भी टॉपिक है एकदम जो हॉट टॉपिक बोला जाता है, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न एकदम भर भर के पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल के होम पेज पर मैं अपलोड कर दिया हूँ।
तो आप लोग वो भी वीडियो जाकर अपनी जो जानकारी है वो काफी बढ़ा लें। और इसी चैनल पर आपको मैं पूरी विस्तृत तैयारी इसी चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर मैं आपको कराऊंगा। चूंकि चैनल अभी नया है, इसलिए मैं अभी मैथ और रीजनिंग की क्लास जो है थोड़ा सा उसको लाने में देर लगेगा, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द ही इसी चैनल पर आपको मैथ और जो रीजनिंग की क्लासेस हैं वो मिलेगी, और बहुत अच्छे तरह से आपको उसमें समझाया हुआ मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाता है दोस्तों? सपोज कीजिए कि ये गिलास हो गया, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है। तो यही जो बर्फ का टुकड़ा है पूछ रहा है कि पिघल जाएगा जब, तो क्या होगा? ये पिघलेगा, ये पिघलेगा तो क्या होगा? तो इसके जो जल स्तर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जितना पिघलेगा उतना ही जल स्तर तक ये इसका जल रहेगा। यानी कि ये जो अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह एक बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन टाइप से पूछता है, और बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे कि उसमें लिख देंगे कि बढ़ जाता है, या कुछ लोग लिख देंगे घट जाता है। और ये जो फ्री का एक नंबर जो बोला जाता है इस टाइप के क्वेश्चन से मिलना, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो यही दोस्तों जब कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होता है कि बर्फ के पिघलने से उसके पानी के जल स्तर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न जो है आपको बिल्कुल से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? सपोज कीजिए कि ये एक झूला है, ठीक है, इस पर एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है। देखिए मैं अच्छा से तो फिगर नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये एक लड़की इस पर बैठी हुई है, ठीक है, और झूला झूल रही है। ये झूला का रस्सी हो गया, इस पर ये झूला झूल रही है। तो जब इस पर वो खड़ा हो जाएगी, यानी कि अभी जो है ये बैठी हुई है, ठीक है, बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही वो इस पर खड़ा हो जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों? तो जब बैठी हुई है तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र है, यह नीचे की तरफ लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हो जाएगी, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र है, वो क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है, ठीक है, जब खड़ा हो जाएगी उस पर। तो जो यह जो रस्सी है, यह रस्सी की लंबाई जो है, यह जो रस्सी है, इसकी जो प्रभावी लंबाई होती है, ये रस्सी की प्रभावी लंबाई, रस्सी की प्रभावी लंबाई घट जाती है। यानी कि इसकी एक्चुअल लंबाई नहीं, लेकिन उसकी प्रभावी लंबाई, ये आभासी लंबाई जो है वो घट जाएगी। क्योंकि वो खड़ा हो जाएगी तो उसका जो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ऊपर की ओर हो जाएगा, और रस्सी की जो प्रभावी लंबाई है वो घट जाती है। तो आवर्तकाल का हम लोग जो डिफिनेशन देखते हैं, तो ये टी होता है, टी इक्वल टू क्या होता है? टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होता है, यानी कि यह लंबाई के एकदम समानुपाती होता है। तो जब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रस्सी की प्रभावी लंबाई घट जाएगी, तो यानी कि ये जो लंबाई जब घट जाएगी, लंबाई घटेगी, तो इसी के साथ दोस्तों आवर्तकाल भी घटेगा। क्या होगा? आवर्तकाल भी घटेगा। जब लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा। जब लंबाई बढ़ती तो आवर्तकाल भी बढ़ता। लेकिन यहाँ पर जब खड़ी हो रही है तो लंबाई घट रही है, उसकी आभासी लंबाई रस्सी की, तो आवर्तकाल घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा यह कम हो जाएगा। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यह कन्फ्यूजन की अब इसमें कोई बात नहीं रही। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन को कल अगर एग्जाम में ये आता है तो आपको गलत आंसर मारने की संभावना
बिल्कुल जीरो हो जाती है। आप लोग बिल्कुल सही आंसर करके आइएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। यानी कि चमक जो है वो पहले दिखाई देती है और गर्जन जो है बाद में सुनाई देती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हवा में जो ध्वनि की जो चाल होती है, ये हवा में जो ध्वनि की जो चाल होती है, यह 343 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड होता है। वही अगर हम लोग प्रकाश की चाल की बात करें, ये प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल जो हो जाएगा, यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह निर्वात में भी अगर पूछ ले तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी वैक्यूम में चाल क्या होती है, भी यह 3 × 10⁸ ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यही प्रकाश की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल ये हो गया दोस्तों 343 मीटर पर सेकंड, और देखिए ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये इससे कई गुना ज्यादा है। इसीलिए दोस्त हमको चमक जो है पहले दिखाई देता है, लेकिन जो गर्जन जो है बाद में सुनाई देता है। क्या होता है? गर्जन जो है बाद में सुनाई देता है। किसके कारण? तो यही स्पीड के कारण। ध्वनि की स्पीड कम होती है तो गर्जन जो है बाद में सुनाई देता है। प्रकाश की चाल अधिक होती है तो चमक हम लोग को पहले जो दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये लगभग कितनी ऊंचाई होती है दोस्तों? यह जो क्वेश्चन है बहुत बार की परीक्षाओं में, जैसे आईबीपीएस हो गई, रेलवे की एनटीपीसी हो गई, रेलवे लोको पायलट हो गया, और एसएससी जीडी एमटीएस, जितना भी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे, ये क्वेश्चन भर भर के, ये कई क्वेश्चन जो हम जितना भी अभी तक बताए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उसी टाइप का जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिसको वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो, वो परीक्षा की दृष्टि से। और ये जो सीरीज चल रही है भूगोल वाली, इसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन इसी तरह कराऊंगा, जिससे आपका जो भूगोल का सेक्शन है वो काफी मजबूत हो जाएगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। और बिल्कुल मैं समझा कर इसको इतना बताता हूँ कि आपसे छूटने की कहीं संभावना भी नहीं बनती है। और यही मेरा लक्ष्य भी है कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं, और बिल्कुल ये जो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको मटेरियल जो है, ये जितना भी आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज नहीं है। और ये आप कंपेयर करेंगे कि इसका जो लेवल जो है, लेवल में कोई कमी नहीं है। ये एकदम बिल्कुल हाई लेवल कंटेंट है, और वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो इसी तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है पाने के लिए आप हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर बने रहें, और सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि वो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका सही जवाब पहले देख लेंगे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों यह 36,000 किलोमीटर जो हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? तो यह जब साबुन को जल में घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव जो है क्या होगा दोस्तों? तो यह पृष्ठ तनाव जो है यह घट जाता है। जब साबुन को जल में घोलते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? यह घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव को हम लोग देख लेंगे कि ये जो पृष्ठ तनाव जो बोला जा रहा है, ये एक्चुअली में पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो जो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ होता है, उसकी इकाई लंबाई पर लगने वाले बल, उसकी इकाई इकाई लंबाई पर लगने वाला बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं इसको। किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के इकाई यहाँ पर भी लिखी दे रहे हैं।
ग्रह के स्वतंत्र पृष्ठ पर इकाई लंबाई पर लगने वाला इकाई ल- इ, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल को ही हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, या इसी को हम लोग सरफेस टेंशन भी कहते हैं। ये सरफेस टेंशन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग बात करें तो ये सरफेस टेंशन कहलाता है। तो कभी कभी इसका मात्रक पूछ लिया जाता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो इसका पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है, यह न्यूटन न्यूटन पर मीटर जो है, इसका एसआई मात्रक होता है। किसका? पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? यानी कि जाड़े के दिनों में हम लोग मौसम जो है, अगर मौसम किस प्रकार मतलब कैसा मौसम रहता है तो ज्यादा ठंड का महसूस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग मार देंगे कभी कि नहीं, जब मौसम खराब टाइप का दिखेगा, कोहरा टाइप का दिखेगा, तो मौसम में ज्यादा ठंड रहेगी। नहीं दोस्तों, जब मौसम पूरा साफ दिखाई देगा, यानी कि कोहरा नहीं रहेगा, तो यह जो उस शीत ऋतु में सबसे ज्यादा ठंड की अनुभूति जो होती है, वो साफ मौसम में होती है। जब पूरा पूरा धुंध गिरा रहता है, तो उसमें जो है ठंड उतना ज्यादा नहीं लगता है जितना ये मौसम साफ रहेगा जाड़े के दिनों में, उसमें ज्यादा ठंड लगती है। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है। यह घटना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह घटना जो है, यह डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। तो डॉपलर प्रभाव क्या कहता है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लें। तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तो श्रोता को वो जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो उसकी मूल आवृत्ति का या तो कम सुनाई देगा या उससे अधिक सुनाई देगा। तो इसी को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो किसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं? तो ध्वनि का जो स्रोत हो गया, यानी कि यहाँ पर ध्वनि का स्रोत क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी है, तो ध्वनि स्रोत और श्रोता, यानी कि जो सुन रहा है, श्रोता के बीच अपेक्षित गति अपेक्षित गति होती है। ठीक है, अपेक्षित गति हो गई, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ता है, यानी कि जो श्रोता जो सुनता है, श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है, उसकी आवृत्ति, जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति, यानी कि जो उसका मूल आवृत्ति है उस ध्वनि का, उससे कम या ज्यादा सुनाई देती है। मूल आवृत्ति से कम या अधिक सुनाई देती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही जो है दोस्तों, यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो देखिए, यही यहाँ पर बात हो रही है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है, तो देखिए यहाँ पर अधिक हो जाती है, लेकिन जैसे ही दूर जाती है तो वो घट जाती है। तो यही जो घटने और बढ़ने का जो क्रम चलता है, इसी को हम लोग श्रोता और स्रोत, ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच ये आवृत्ति का जो घटने और बढ़ने का क्रम जो चलता है, इसी को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो यह जो खगोलीय इकाई है, पहले इसको तो हम लोग देख लेंगे। इसको दूरी का मात्रक भी कहते हैं। यह खगोलीय इकाई जो है, दूरी का मात्रक भी ये कहलाता है, खगोलीय इकाई। तो किसके किसके बीच की दूरी का? तो ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई से मापते हैं। तो खगोलीय इकाई से हम लोग किसका खगोलीय इकाई से क्या हम लोग मापते हैं? तो यह सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की दूरी को हम लोग मापते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक जो हो जाएगा, इसको भी देख लेंगे। परीक्षा में अगर पूछ लेता है कि एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो किसके बराबर होगा, तो यह जो होता है दोस्तों, 150 मिलियन किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर एक खगोलीय मात्रक होता है। एक खगोलीय मात्रक जो होता है,
150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण की जो यहाँ पर बात की जा रही है, उसका आशय क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा संरक्षण के जो नियम है, उसके अनुसार से हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है, न ही उसका विनाश हो जा सकता है। यानी कि ऊर्जा को न हम लोग बना सकते हैं, न सृजित कर सकते हैं, न ही विनाश कर सकते हैं। करते हम लोग क्या है कि ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, यही हम लोग करते हैं। तो सपोज कीजिए क्या करते हैं हम लोग, तो गतिज ऊर्जा अगर होगी, तो गतिज ऊर्जा से हम लोग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ये ऊष्मीय ऊर्जा हो गया। तो यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी ऊर्जा हैं, इसको हम लोग स्वतंत्र रूप से ना तो इसका सृजन कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा जो क्या होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसका ना तो सृजन हो सकता है, नहीं विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के जो अणु है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो ये कौन सा विधि है? ये कौन सा विधि है दोस्तों? यह जो ऊष्मा की विधि है, यह विधि चालन विधि कहलाती है। चालन, ऊष्मा की चालन विधि में ही पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ध्वनि का वो कौन ऐसा लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो ध्वनि में पिच होती है, यानी जो तरत्व होती है, इसी के कारण हम लोग ध्वनि मोटा या जो पतला होता है, इसी के कारण होता है। किसके कारण? जो तरत्व होती है, इसी के कारण। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन के लेवल आपको देख कर ही लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में कभी भी कंफ्यूजन न हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में कितने समय तक रहता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में रहता है। कितना देर तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो कौन ऐसा तापमान है जिस पर जो वाटर का डेंसिटी जो है मैक्सिमम होता है? तो वो कौन होता है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा जो इस तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जो है जल का जो घनत्व जो है, ये काफी अधिकतम रहेगा। जल का जो घनत्व है, ये काफी अधिकतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाती है? तो वर्षा की बूंद का आकार जो है गोलाकार किस कारण से हो जाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को हमने पृष्ठ तनाव के बारे में बताया था। यह वही सरफेस टेंशन जो है, यह सरफेस टेंशन जो है, इसी के कारण जो वर्षा की बूंदें जो है वह गोलाकार होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। यानी कि जो डेंटिस्ट हम लोग के दांत को देखते हैं, तो वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लें इसको, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को थोड़ा सा देख लें। तो अवतल दर्पण को हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग बना लें।
ठीक है। ये एक अभिलंब खींच लिए। मेघ यहाँ से कोई किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, यहाँ पर बीच में, और इससे इसको रुकिए अच्छे से मैं बना लूं, और यहाँ से ये परावर्तित हो रही है, ठीक है। ये तो ये जो किरण हो गई, यह जो हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित हो गई। यह जो हो गया, यह अंदर का जो सतह जो हो जाता है, इसको, ये अंदर का जो सतह हो गया, ये वाला सतह, ये अंदर का जो सतह हो गया, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ से किरण जो आपतित आ रही है, यहीं से इसके सतह से टकरा कर फिर लौट जा रही है, तो ये परावर्तक तल हो गया। और यह जो दर्पण हम बना रहे हैं आपको, यह जो है, यही अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो कलई किया हुआ है, यह उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होता है। उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होता है, किसमें? अवतल दर्पण पर। देखिए ये उभरा हुआ पृष्ठ है, यानी कि ये उठा हुआ जो पृष्ठ है, ये बाहर जो किए हुए हैं, ये डॉट 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 डॉट, ये कलई किया हुआ है। इसी को हम लोग, कलई किए हुए को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया जाता है, किसमें? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण देख लिए, तो थोड़ा हम लोग उत्तल दर्पण को भी देख लें, उसका क्या कहानी होता है। तो उत्तल दर्पण की जो हम कहानी देखेंगे, तो इसमें जो है, इसको ये ऐसे हो जाता है, इसमें इसमें अंदर की तरह ये कलई की होती है, यानी कि जो दबा हुआ भाग रहता है, यह कलई किया हुआ तल होता है। यह कलई किया हुआ किया हुआ तल जो हो गया, ये अंदर वाला हो गया। इसमें जो परावर्तक सतह जो हो गया, यह जो है, यह ऊपर वाला जो हो गया, यह परावर्तक तल हो गया। कौन से? यह ऊपर, ये जो है, ये परावर्तक तल हो गया। इस पर जो किरणें हैं वो कैसे आती है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो ये किरणें यहाँ से आएगी ऐसे, और यहाँ पर फिर रिटर्न होकर चले जाएगी इधर, ठीक है। तो ये ऐसे इसका जो होता है, कोई इसमें उत्तल दर्पण में होता है। तो यहाँ पर जो मेन मुझे समझाने का कारण ये हुआ कि कभी परीक्षा में पूछ ले, फिगर देकर पूछ ले कि इसमें कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। तो आशा करते हैं कि आज के बाद से आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, और आप सरलता पूर्वक उसका जवाब दे दीजिएगा कि अवतल दर्पण में जो है, जो उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होती है, और उत्तल दर्पण में जो होता है, वह दबे हुए, ये जो दबा हुआ जो एथी है, इस पर हम लोग कलई करते हैं। ये दबा हुआ ये दबा हुआ पृष्ठ होता है, दबा हुआ भाग पर कलई किया जाता है, ठीक है। किसमें? उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी हम लोग किसी भी पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर हम लोग उसका जो एग्जाम है क्वालिफाई कर जाते हैं, तो एक उसमें टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट जो होता है। तो फिजिकल टेस्ट में जो लंबी छलांग होती है, यानी कि लॉन्ग जंप जो होता है, उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि लॉन्ग जंप लगाने से पहले हम लोग कुछ दूरी तक दौड़ते हैं। तो वो दौड़ते इसलिए हैं ताकि जो छलांग लगाते समय उसकी शरीर की जो जड़ता, यानी कि जो दौड़ रहा है उसकी गति, शरीर की गति जड़ता जो है, ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। यानी कि वो कुछ दूरी तक नहीं दौड़ेगा, तो वो उतना ज्यादा छलांग नहीं लगा पाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक हो गया, तो कोई आदमी हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम एक आदमी को बना लिए फोटो, ठीक है। ये फिगर पर मत जाइएगा। तो पहले यह दौड़कर जो है, यहाँ से दौड़ना चालू, दौड़कर जब आता है ये, तो यहाँ तक सपोज कीजिए कि पहले यहाँ तक यह कूद जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर दौड़कर नहीं आएगा, तो यह इधर ही कहीं रह जाएगा, यह इधर ही रह जाएगा, क्योंकि उसकी जो गति जड़ता जो होती है, ये जो इसकी शरीर जब दौड़ेगा, तो इसकी गति जड़ता जो होगी, वह ज्यादा दूरी तक, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ये इसको कूदने में मदद करेगी। तो गति जड़ता जो शरीर की है, वो हमको लंबा कूद करने में सबसे ज्यादा ये मदद करता है, इसीलिए हम लोग दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए
परावर्तक तल और ध्वनि स्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। तो प्रतिध्वनि की जब भी बात की जाएगी तो समझ लीजिए कि ये सपोज कर लीजिए कि ये परावर्तक तल हो गया, ठीक है? ये परावर्तक तल हो गया, ये ध्वनि स्रोत हो गया, ठीक है? तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये ही न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि जो है हमें सुनाई दे, प्रतिध्वनि जो है हमें सुनाई दे। तो यह जो दोस्तों न्यूनतम दूरी होती है, यह 17 मीटर होती है। क्या होती है? 17 मीटर जो होती है परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच में। जब 17 मीटर की दूरी न्यूनतम रहेगी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। क्या देगी? प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो दोस्तों यह तो सब कोई जानता है कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम होता है किसकी तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। इसी के कारण जो कोई भी व्यक्ति जब पृथ्वी पर कूदेगा तो उतना नहीं कूद पाएगा जितना कि चंद्रमा पर वो ऊंचा उछल सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी का ज्यादा होता है किसकी तुलना में? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में। तो चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण होगा तो हम लोग ज्यादा उछल जाते हैं और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो काफी अधिक होता है उसकी तुलना में, इसलिए हम लोग उतना उछल नहीं पाते हैं। किस पर? पृथ्वी पर। तो यह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27। 27 है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन में क्या होती है दोस्तों? तो जल के आयतन में क्या होता है जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होता है, यह सबसे पहले जो आयतन जो है वह कम होता है, लेकिन वो उसके बाद ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? यह सबसे पहले 0 डिग्री पर कम होगा, लेकिन 10 डिग्री तक आते-आते सबसे पहले वो थोड़ा-सा आयतन कम होगा, लेकिन उसके बाद आयतन जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। कोई भी हम लोग देखते हैं कि वो बस हो गई, ट्रक हो गई, हम लोग अपनी कारें जो हो गई, उसमें जो रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जो हम लोग पानी का यूज करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि हम लोग पानी का ही यूज क्यों करते हैं दोस्तों? तो पानी का यूज क्यों करते हैं हम लोग? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह अधिक होती है। क्या होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसी के कारण जो है हम लोग पानी का यूज करते हैं किसमें? मोटर गाड़ी के रेडिएटर में। तो विशिष्ट ऊष्मा को भी हम लोग थोड़ा सा देख लें, विशिष्ट ऊष्मा को देख लें। इसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट भी हम लोग इसी को कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा को। इसमें क्या होता है कि इस विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो पदार्थ के 1 ग्राम जो पदार्थ के 1 ग्राम 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। उसी को हम लोग ये विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो अगर इसकी मात्रक की बात की जाए, विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक की बात की जाए, तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, यह हो जाता है कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर जूल में पूछे तो जूल पर केजी केल्विन, ये पर केजी केल्विन जो होता है, इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं आपको, जूल पर केजी केल्विन जो होता है, यह इसका मात्रक हो गया किसका? विशिष्ट ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो एक झील में अगर कोई इस्पात की नाव तैर रही है, तो उस नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नाव के उस भाग के बराबर होता है जो झील की पानी की सतह के नीचे है। तो यही जब कैलकुलेशन दोस्तों जब गड़बड़ा जाता है, यानी कि जो झील की पानी की सतह के नीचे का जो भार है, वो कहीं भी कम बेसी हुआ ये नाव की तुलना में, तो वो नाव जो होता है वो डूब जाता है। तो यही ये क्वेश्चन का तात्पर्य है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो वह उतना ही होगा। अगर नाव को नहीं डूबना है जल में, तो वो होगा कि नाव के उस भाग के बराबर होना चाहिए जो झील की पानी की सतह के नीचे है। ये इतना बिल्कुल होना चाहिए जब झी पानी में जो नाव को तैराते हैं, तो हम लोग ये क्राइटेरिया जो है बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए, तभी नाव जो है वो पानी पर तैरेगा, अन्यथा वो जो नाव जो है वो पानी में डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहले ये तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो है भाप से उबलते जल से। तो ये हम लोगों के जीवन में कभी ना कभी एक बार जरूर हुआ होगा कि हम लोग को जो गर्म पानी जब हम लोग करते हैं, तो उससे जो हाथ जो है हम लोग को थोड़ा सा कम जलता है, लेकिन वही जो भाप निकलता है, अगर भाप पर अगर हाथ पड़ जाए तो वो अधिक जलन की अनुभूति देती है, यानी कि बहुत अधिक हाथ जो जलने लगता है उससे भाप से। तो यह किस कारण जो होता है दोस्तों, यही वो कारण पूछ रहा है। तो ये इसलिए होता है दोस्तों, चूंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा जो होती है वह ज्यादा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, क्या होती है? लैटेंट हीट होती है। इसी के कारण भाप से हाथ अधिक जलता है। तो गुप्त ऊष्मा की हम लोग बात करेंगे, गुप्त ऊष्मा की हम लोग बात करेंगे, इसी को लैटेंट हीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट भी कहते हैं। तो यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा, ये इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके इकाई मात्रा द्वारा ऊष्मा परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है, या तो वह जब्त करेगा या रिलीज करेगा, कब? अवस्था परिवर्तन के समय में। उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। तो यह जो है ऊष्मा की वह मात्रा हो गई जो इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन करते समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। तो यही जो हो गया गुप्त ऊष्मा हो गया। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, पहले ही हमने आपको बता दिया कि मेरा जो यही पढ़ाने का जो मोटिव जो है यही होता है कि आपको मैं ऐसे बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे समझा दूं, ताकि वो जो कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बिल्कुल छप सा जाए और वो भी भूल ना पाए। यही मेरा ये उद्देश्य होता है। और आपको इसी तरह का टॉप क्लास का कंटेंट जो है, जो ये मत समझिएगा कि चैनल नया है तो आपका जो कंटेंट जो है और आपको जो पढ़ाई है यहाँ पर निम्न स्तर की मिलेगी। तो यहाँ पर निम्न स्तर की पढ़ाई नहीं, एकदम बिल्कुल हाई स्तर का ये जो आपको जो पढ़ाई है इसी चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर मिलेगा। इसको आप लोग खुद से इसको अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसको एक बार देख लें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, इस चैनल पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं वो काफी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, और उसके जो समझाने का तरीका है वो काफी ही बेहतर है। और ये सारी चीजें जो है वो इसके ग्लोबल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है और आगे भी पढ़ाते रहेगा। तो यही इस चैनल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शीतकाल में, ये शीतकाल में जो है हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि
तो दोस्तों जाड़े के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जिनके घर पर जो कल होता है या जिनके घर मोटर होता है, सबमर्सिबल होता है, जब हम लोग सुबह-सुबह उसको स्टार्ट करते हैं, तो जो पानी है उसमें से जो है गरम-गरम निकलता है, ये गरम प्रतीत होता है। ठीक है? तो यह क्यों होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। चूँकि क्या होता है कि जो वायुमंडल का जो बाहरी वायुमंडल का जो तापमान होता है, बाहरी वायुमंडल का जो तापमान होता है, जाड़े के दिनों में यह कम होता है, तापमान कम होता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो तापमान है, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है, यहाँ के पृथ्वी के अंदर तापमान जो है, वो अधिक होता है। कहाँ से? बाहरी वायुमंडल से अधिक होता है। इसी कारण जो जल हम लोग चापाकल से या हैंडपंप से या नल से या सबमर्सिबल जो भी कहिए, उससे जो सुबह-सुबह जो पानी निकलता है, वो पानी गर्म होता है। क्यों? तो पृथ्वी के अंदर का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो पृथ्वी के भीतर का तापमान जो हो गया वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसी के कारण शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 क्वेश्चन जो है और आज के इस सीरीज का इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन जो है यह आइरिस का क्या काम होता है। तो दोस्तों ये आइरिस जो है यह नेत्र वाली आइरिस की बात की जा रही है। हम लोग के आंख में जो आइरिस होता है उसकी बात की जा रही है। तो इसका क्या काम होता है दोस्तों? तो इसका जो काम होता है यह आंख में जाने वाले जो प्रकाश हैं ये आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि कितना प्रकाश को अंदर भेजना है, कितना नहीं भेजना है, यह जो कंपैरिज़न करता है यानी कि यह जो फैसला जो है, ये हमारा आइरिस करता है। तो ये आँख का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है आइरिस। ये क्या करता है? आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों दोस्तों देखिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लिए और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर अ, मौजूद रहेगा। अब मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 जो है वो फिजिक्स का जो पार्ट 2 है वो मैं बहुत जल्द अपने चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए और विज़िट भी करने की उतनी आवश्यकता नहीं है कि अगर हम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ये जो बेल बटन जो घंटा जो होता है उसको लोग प्रेस कर दीजिएगा, तो जैसे ही मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो वो नोटिफ़िकेशन जो है उन पर तुरंत पहुँच जाएगा और वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए यानी दबा दीजिए। तो इसी के साथ जो यह आज का वीडियो जो है वह समाप्त होता है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों जय हिंद,